हेलो एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरे साथ बस इश्क हो गया भाग 4। वहीं उसी समय दूसरी तरफ वो एक बेहद सुंदर घर था जिसके अंदर एक औरत डाइनिंग टेबल पर खाना रखते हुए बड़बड़ाए जा रही थी, पर उसकी कई बातों को अनसुना करते हुए एक आदमी वहीं कुर्सी पर बैठा अपने फ़ोन में घुसा हुआ था, जिसमें से आवाज़ आ रही थी। ब्रेकिंग न्यूज़। उड़ते उड़ते खबर मिली है कि दिल्ली में चल रही ड्रग गैंग का संबंध किसी नेता से है। हालांकि अभी तक नाम की पुष्टि नहीं हुई है। तो पकड़ते क्यों नहीं? उस औरत के ऐसा कहते ही पहली बार उस आदमी का ध्यान उस पर जाता है और वो पूछता है, किसे भाग्यवान? खबर को उड़ रही है ना, आपके बेटे के जैसे। वो औरत अपने पति को ताना मारते हुए कहती है तो वो कहता है, अरे अब इसमें बेचारे बच्चे की क्या गलती? क्या गलती? 28 का होने को आया है आपका वो बच्चा, और मैं कब से उसकी मिन्नतें निकाले जा रही हूँ कि मान जा शादी के लिए, मान जा। पर नहीं, मैं तो बकवास ही बोलती हूँ ना, जबकि बोलती हूँ, माननी तो है नहीं मेरी। और वो भी कैसे सुनेगा जब उसका बाप ही नहीं सुनता मेरी। वो गुस्से में बोलती है तो उसका पति खंखारते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, बाप की तो जैसे बड़ी सुनी जाती है। क्या कहा आपने सतीश जी? वो सतीश को घूरते हुए बोलती है तो सतीश सकपकाते हुए कहता है, कुछ भी तो नहीं, मैं कहाँ कुछ बोलता हूँ। 30 सालों से बिल्कुल चुप ही हूँ, एकदम डिब्बा बंद। रमा जी। रमा उन्हें घूरकर देखती है और कुछ कहने को होती है कि पीछे से एक तेज़ आवाज़ आती है, जोर से बोलो जय माता दी। दोनों पति पत्नी उस तरफ देखते हैं तो सोफे पर बैठी सतीश की माँ को देख अपना सिर हिला देते हैं, जो कानों में ईयरफोन ठूसे सुबह से भजन सुनने में लगी थी। और ये इनका रोज़ का था, और घर पर क्या हो रहा है इससे तो मानो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तभी घर के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है तो रमा जल्दी से सतीश के पास हो लेती है। सुनिए जी, आप उससे बात करके देखिए ना, लड़की बहुत ही अच्छी है। लड़कियां तो सभी अच्छी ही होती हैं ना रमा? सतीश बात को हवा में उड़ाते हुए कहता है तो रमा उनका चेहरा अपनी तरफ किए गुस्से में उन्हें घूरते हुए कहती है, आप बात कर रहे हैं ठीक है, और सिर्फ बात नहीं, लड़की से मिलने के लिए भी मना रहे हैं, समझे? ठीक है, सतीश डर का घूंट भरते हुए कहता है तो रमा दांत दिखाते हुए मुस्कुरा देती है और मटकते हुए रसोई में चली जाती है। वहीं पुलिस की गाड़ी के रुकते ही अभिमन्यु बाहर आता है और उसके साथ साथ चौबे भी। चौबे गाड़ी से टिककर खड़े होते हुए कहता है, साहब हम यहीं इंतज़ार करता हूँ, आप जाओ। अरे चौबे, तुम भी चलो, खाना खाकर साथ में चलेंगे। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही चौबे कुछ पल सोचता है और फिर उसके साथ अंदर की तरफ चल देता है। घर के अंदर आते ही अभिमन्यु की नज़र रसोई के अंदर जा रही अपनी माँ पर पड़ती है और वहीं कुर्सी पर घबराए से बैठे अपने पिता पर, और वो अपना सिर हिला देता है और मन ही मन खुद से कहता है, बीवियां सच में हम पुलिस वालों से भी ज़्यादा रौबदार होती हैं। देखो तो कैसे मेरे बेचारे बाप को डरा कर रखा है मेरी माँ ने। इतना कहकर वो अंदर चला आता है और हाथ मुंह धोकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और खुद के लिए खाना लेने ही वाला होता है कि सतीश दोनों को खाना परोसने लगते हैं। और ये देख अभिमन्यु समझ जाता है कि पक्का कुछ तो बात है, इसीलिए वो सीधे सीधे ही पूछ लेता है, क्या हुआ पापा, आप कुछ परेशान लग रहे हो? सतीश एक नज़र चौबे को देखता है जो उसी की तरफ देख रहा था, और फिर पर्सनल मामला समझ वो अपनी प्लेट में खाना लिए वहाँ से उठता है और बोलता है, आप दोनों बतियाए लीजिए, हम दादी अम्मा के पास जाकर बैठता हूँ, उनका भी कंपनी चाहिए होगी ना। चौबे के दादी के पास जाकर बैठते ही सतीश हल्के से कहता है, मैं सोच रहा था कि अगर तुम एक बार लड़की से मिल लेते तो तुम्हारी माँ, नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे अच्छा लगता। सतीश की बात सुनते ही अभिमन्यु की भव उठ जाती है
और वो हल्का रसोई के अंदर झांक कर देखता है तो दरवाजे से छिपकली की तरह चिपक कर खड़ी अपनी माँ को देख अपना सिर हिला देता है और कहता है, मैंने मना किया ना पापा, तो बस फिर। इतना कहकर अभिमन्यु पहला कौर अपने मुंह में रखने ही वाला होता है कि रमा रसोई से आकर पानी का जग मेज पर पटकते हुए कहती है, जिंदगी भर इनके काम करके हाथ दुखने लग गए मेरे तो। अभिमन्यु निवाला खाते हुए रुक जाता है पर कोई जवाब नहीं देता और फिर वही निवाला फिर से मुंह में रखने वाला होता है कि रमा तेज आवाज में कहती है, इन सब के लिए रोटियां बेलते बेलते हाथ दुखने लग गए मेरे। हर एक एक को अलग अलग समय पर गर्मा गर्म खाना चाहिए। किसी को 11 बजे नाश्ता करने का मन करता है तो किसी को कभी रात को लेट 12 बजे। मैं ही पागल हूँ जो राह ताकते दरवाजे पर बैठी रहती हूँ, पर किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। आखिर कौन ही लगती हूँ मैं किसी की। इतना कहकर रमा अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछती है और वहीं अभिमन्यु बिना खाना खाए निवाला प्लेट में रखते हुए उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता था ना तो तानू का और ना ही उसकी माँ के आंसुओं का कार्यक्रम अब थमने वाला है और इससे बचने के लिए तो अच्छा है कि वो अभी यहाँ से निकल जाए। वहीं रमा के रोना शुरू करते ही चौबे एकदम से उसकी तरफ देखता है, पर जब वो अभिमन्यु को बिना कुछ खाए उठते देखता है तो वो अपनी रोटी के अंदर सब्जी लपेटता है और जल्दी जल्दी में 2 ही निवालों में उसे पूरा खा जाता है और मन ही मन खुद से कहता है, ई मोरी मैया, बड़ी मैडम तो रोने बैठ गई। बेटा रौनक, जल्दी से लपेट लियो सब खाना अपना, वरना ऐसे ही निकलना पड़ेगा। चौबे अपनी प्लेट चट करते हुए पानी का गिलास मुंह को लगाता है और वहीं रमा रोते हुए कुछ बोलने को होती है कि दादी की आवाज़ फिर वहाँ गूंज उठती है, जोर से बोलो जय माता दी। तो कैसा लगा आप सबको ये भाग, कमेंट कर ज़रूर बताएं और आगे आने वाली कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।